विश्वव्यापी महामारी के चलते आज हम एक सीमित समय और सीमित संख्या में एकत्र होकर अपने राष्ट्रीय पर्व का आनंद लेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को पूरा सम्मान निदेशक महोदय के माध्यम से पूरी कराएंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में जैसे एक परिपाटी रही है हम लोगों की कि ईश वंदना आवश्यक होती है, तो मैं शुभांगी से निवेदन करूंगा कि वो ईश वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें और उसके उपरांत वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी। मैं पूर्व सैनिक कल्याण निगम के असिस्टेंट कमांडेंट से अनुरोध करूंगा कि निदेशक महोदय को ससम्मान ध्वजारोहण स्थल पर लाएं। असिस्टेंट कमांडेंट महोदय। ध्वजारोहण के लिए तैयार हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हम स्वतंत्र भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं दूरस्थ एवं निवास स्थान एवं कार्यस्थल से जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि वो दिन है जब हम सभी भारतीय अपने उन नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को विदेशियों के चंगुल से बचाया था, यानी कि हमें आज़ादी दिलाई थी और उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। आज हम इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वजह से आज़ाद हैं और इस आज़ाद भारत में हम लोग एक सांस ले रहे हैं। अगर देखें तो मेरा जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। श्रद्धांजलि का मतलब मेरा सिर्फ ये होता है, हम जिन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं उनके प्रति आदर तो होता ही है, लेकिन उनके बताए हुए जितने भी कर्तव्य हैं उनका हम लोग पालन करें। ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। आज शहीदों को नमन करने का पर्व है। हम उनको नमन करते हैं जो बॉर्डर पर भी देश के लिए सुरक्षा के लिए आज डटे हुए हैं। आज आप सब जानते हैं हमारे सामने बहुत चैलेंज हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है इस समय कोविड का है। एक बीमारी है जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। साथियों, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सीमित संख्या में रखा गया है और मुझे खुशी है यहाँ उपस्थित सभी लोग प्रॉपर फेस मास्किंग और
2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाले सिद्धांत पे आए हैं। और इसी काल में, कोरोना काल में अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश, पूरे यूपी की नज़रें एवं आशाएं संजय गांधी पीजीआई पर ही टिकी हैं। आपका संस्थान पूरे देश में एक रोल मॉडल बन गया है और यह सब आप सभी संकाय सदस्यों, पैरामेडिकल्स, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ के अथक परिश्रम और समर्पण के कारण हुआ है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। ये पूरा टीम वर्क है जो हमें यहाँ पर लेके आया है। अगर मैं कहूँ तो पूरा संस्थान भी आज जिस स्थान पर है वो एक टीम वर्क की वजह से है। चाहे कोई से बड़ा चैलेंज आए हमारे सामने, कोरोना भी आए, तो हम उसमें जीत अवश्य पाएंगे। हम लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए बहुत पहले ही ठान ली थी। कोरोना को स्टार्ट हुआ जनवरी में, आज अगस्त है, 7 महीने हो चुके हैं। और हमारा पहला जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, हम लोगों ने कोरोना फैसिलिटी के लिए वार्ड स्टार्ट किया था। 22 मार्च को हमने स्टार्ट किया था ये वार्ड। और धीरे धीरे जैसे कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, उससे पहले ही एक डिसीजन लिया गया था कि जो हमारा अपेक्स ट्रॉमा सेंटर है एज ए स्टैंड लोन कोविड हॉस्पिटल पे कन्वर्ट किया जाए। अगर कोविड अस्पताल यहाँ पे बनाते तो बाकी लोगों का भी संक्रमण होने का अंदेशा रहता, इसलिए उसको बिल्कुल स्टैंड लोन अवे फ्रॉम द मेजर बिल्डिंग बनाया गया है। और आज की तारीख में राजधानी कोविड हॉस्पिटल पूरी तरह फंक्शनल है। आप सभी जानते हैं इसमें 210 बेड हैं और इसमें से 80 बेड जो हैं वो आईसीयू केयर के लिए हैं। और जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि शायद इन आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। पेशेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो सीवियर डिजीज़ से ग्रसित पेशेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एचडीयू आईसीयू की हमको ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पर वो उस पर काम कर रहे हैं। और कोविड का जो अस्पताल है जिसमें सेवाएं आज की तिथि में दी जा रही हैं वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक पूरी टीम है। टीम क्या, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टीमें हैं। हर एस्पेक्ट को कोविड को देखने के लिए हम लोगों ने 17 टीम एकत्रित की हैं, बनाई हैं। जैसे कि एक आईसीयू देखने के लिए एक टीम है, आइसोलेशन वार्ड देखने के लिए एक टीम है, क्वारंटाइन के लिए एक टीम है, हॉस्पिटल रिलेटेड मैटर्स को देखने के लिए एक है। ऐसे 17 टीमें हैं जो उसमें निरंतर निगरानी रखे हुए हैं और जिससे कि अच्छी से अच्छी हम सर्विस दे सकें। और मैं साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी, चाहे वो हमारे संकाय सदस्य हों या नर्सिंग स्टाफ हो, और चाहे हमारे यहाँ पेशेंट हेल्पर्स हों या सैनिटरी वर्कर्स हों, और कोई जो भी इससे संबंधित है और उसमें योगदान कर रहा है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। इसके बाद में हमने एक होल्डिंग एरिया की भी तैयारी करी है। वो हमने 134 बेडेड है ओल्ड ओपिड में एरिया। यहाँ पर हम लोग उन पेशेंट्स को रखते हैं जिसमें संभावना रहती है कोविड होने की, यानी कि ये पेशेंट आगे जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, तो संक्रमण जो है हॉस्पिटल में ना फैले उससे पहले मरीज़ को यहाँ पे रखा जाता है और उनका टेस्ट किया जाता है। तो होल्डिंग एरिया में स्टेबल पेशेंट भी आ सकते हैं जो कि यहाँ पर हैं, और जो अनस्टेबल हैं वो राजधानी कोविड हॉस्पिटल में हैं। इसकी भी पूर्ण तरह से व्यवस्था है। हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या पैरामेडिकल और भी हों, अगर वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनके इलाज के लिए, उनको रहने के लिए अलग से जो है व्यवस्था की गई है, और ये वहीं पर ही की गई है ओल्ड ओपीडी में, जहाँ पर 134 बेड हैं। तो यहाँ पर
खुद हेल्थ केयर वर्कर्स को हम एडमिट करते हैं और इसका पर्याप्त व्यवस्था है। बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है साथियों, जब जैसे जैसे बढ़ने लगा संक्रमण, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज करने लगे, तो ओपीडी को बंद करना पड़ा। और ये ओपीडी जो है हम लोगों ने अप्रैल के महीने में लगभग बंद ही कर दी है पूरी की पूरी। तो फिर भी हमें संबंध बनाए रखना है और कांटेक्ट बनाए रखना है अपने पेशेंट्स से। तो उसके लिए हमने एक दूसरा माध्यम शुरू किया था, उसको इलेक्ट्रॉनिक ओपीडी या ई ओपीडी है। तो कुल मिलाकर 26 ई ओपीडी हैं जो कि 26 डिपार्टमेंट को कैटर करती हैं। वहाँ पर फैकल्टी भी बैठती हैं, रेजिडेंट्स भी बैठते हैं और पेशेंट्स के बारे में सुनते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको एडमिट भी करते हैं। इमरजेंसी की ज़रूरत है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज होता है और ऑपरेशंस होते हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, जब से 11 मई से ये इस व्यवस्था शुरू करी गई है तब से लेके अब तक 36,000 पेशेंट्स को से कंसल्टेशन हो चुकी है और कई इसका लाभ उठा चुके हैं। ये तो रही हमारे खुद अस्पताल की बात। प्रशासन ने कहा कि जैसे व्यवस्था यहाँ पर है, जैसे ट्रेन पर्सनल्स यहाँ पर हैं, ऐसे और मेडिकल कॉलेज में भी होने चाहिए। तो उसके लिए हमने एक कोर्स तैयार किया, मेरे साथियों ने कोर्स तैयार किया और उसके लिए हमने ट्रेनिंग दी है और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग हमने 52 मेडिकल कॉलेज बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट में करी है और हमने जब से ये स्टार्ट किया है अब तक हमने 65 सेशंस कर लिए हैं और कुल मिलाकर 16,663 हेल्थ वर्कर्स, प्राइमरली डॉक्टर्स एंड नर्सेस को ट्रेन किया गया है। कई लोग तो बार बार आके ट्रेनिंग लिए हैं। तो एक ये कंट्रीब्यूशन संस्थान की तरफ से जो है पूरे प्रदेश को है। मैं आप सभी लोगों का इसका धन्यवाद करता हूँ। हमारी प्रोग्रेस को देख के जो हमने ट्रेनिंग दी है और अभी ये देख के कि हमें और आईसीयूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आईसीयूज़ के लिए सरकार ने बेड्स की व्यवस्था करी है। मैं आपको बताऊं तो लगभग हर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू का प्रबंध किया गया है। वेंटिलेटर्स भेजे जा रहे हैं, हाई फ्लो कैनुला मशीन्स भेजी जा रही हैं, लेकिन मैन पावर को ट्रेन करना है। तो ये क्वेश्चन उठा था, तो इसकी भी जो है जिम्मेदारी संजय गांधी पीजीआई को यानी कि आपके संस्थान को ही दी गई। तो उसमें हमको ये बताया गया कि हमने वर्चुअल आईसीयू के थ्रू, मैं उसमें भाग लेता हूँ। ये 4 बजे डेली प्रोग्राम होता है, 4 से लेकर 6 बजे तक। उसमें जो डॉक्टर्स और नर्सेस, प्राइमरीली डॉक्टर्स जो आईसीयू में काम करते हैं अपनी अपनी आईसीयूज़ में, तो उसमें आईसीयू केस बेस्ड स्टडी करते हैं, यानी कि एक केस प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसी के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग होती है। और अभी जो है हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल गेट्स ने फाउंडेशन ने हमको अप्रोच किया है कि ये वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए, तो उसका सेंटर जो है फिर एसजीपीजीआई को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं वर्चुअल आईसीयू के थ्रू जो है, जो ट्रांसमिट होगी या कनेक्टेड होगी बाकी के 52 मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनको वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग में जो है वेंटिलेटरी सेटिंग तो बताई जा सकती है, जो पहले से ही ट्रेंड है वेंटिलेटर में, लेकिन 2 चीज़ें और हैं, हाई फ्लो कैनुला और बाईपैप, जो कि हम लोग ट्रेन कर सकते हैं वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से। तो हमने सबने ये मिलके काम करना है। और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं इसी संस्थान का एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर 89 से लेके 91 तक रहा हूँ। उसके बाद का जो भी मेरा कैरियर है वो इस संस्थान की देन है और उस समय के सारे टीचर जो अभी भी मौजूद हैं मेरे सामने, ये सब उनकी देन है। I owe a lot to this संस्थान, my teachers and my patients here. मैं यहाँ पर उसी को वापस करने के लिए आया हूँ।
वो बात अलग है कि इसका माध्यम एक डायरेक्टर है, लेकिन मैं उससे भी आगे निकलकर इस संस्थान की सेवा करना चाहता हूं और आपके सहयोग का अभिलाषी भी हूं। अभी तक हमने और क्या क्या काम किए हैं, ये तो रहा है कोरोना का। हमेशा प्रायोरिटी हमें जो देनी होती है, लोग बात टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल, यानी कि जो पेशेंट हेल्पर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, सबसे पहले हमें उन लोगों के लिए करना चाहिए। एक तरह से वो भी एक बैकबोन है इस इंस्टीट्यूट की। तो मैंने देखा, मेरे पास लोग भी आए, विभिन्न जो भी यहाँ के एसोसिएशंस हैं, कि उनकी प्रमोशंस नहीं हुई हैं, तो उसका जिम्मा उठाया। हमने 2-3 महीने से प्रयास कर रहे थे। फाइनली इन लास्ट 1 to 2 वीक्स मेरे साथियों ने इसमें मेहनत करके लिस्ट बना के ये जो डीपीसी है, सारे ग्रुप ABCD और ACPS और MACPS है, वो लगभग पूर्ण कर लिया है। 90% ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और रही फैकल्टी की बात, फैकल्टी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। फैकल्टी के लिए प्रमोशन ही नहीं, बल्कि उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो उनके डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उसमें सहयोग देना है, उनको पुश करना है, उसमें थर्स्ट देना है। अगर आप मेरे से पूछें संस्थान की यूनिट, लीवर की यूनिट क्या है, मैं कहूँगा लीवर सेल है। और संस्थान की क्या यूनिट है, वो एक डिपार्टमेंट है, वो छोटा डिपार्टमेंट हो या बड़ा डिपार्टमेंट हो। जब तक फंक्शनिंग ऑफ सारे डिपार्टमेंट की सही नहीं होगी, प्रोग्रेसिव नहीं होगी, तब तक संस्थान आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। फैकल्टी मेंबर्स के अभी प्रमोशंस होने हैं, 1 जुलाई से उनका क्या कहते हैं ड्यू है, और 2-3 महीने में इस काम को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक मामला है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, 2002 में हुआ था, 18 साल हो गए हैं। उसके बाद में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है। मेरे ख्याल में सब जानते हैं कैडर रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। वो हर लेवल का होता है, चाहे वो ग्रुप D हो, C हो, B हो या A हो। 18 साल में कितने बेड बढ़े हैं, कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, कितनी नर्सेस की ज़रूरत है, कितनी टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, और कितने फैकल्टी, कितनी नई नई चीज़ों की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग अपने साथियों के साथ, मैं खुद इसको कर रहा हूँ। 2-2, 3-3 घंटे की एक सेटिंग होती है, 4-5 लगा चुके हैं। एक के बाद में वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसको हम गवर्निंग बॉडी में लेके जाएंगे और देखेंगे कि जितने से जल्दी हो ये भी अमल में आ जाए। सबसे चैलेंजिंग जॉब जहाँ प्रमोशंस की बात होती है, तो 1988 का प्रकरण आता है। पिछले 1988 से अभी तक देखो कितने साल हो गए होंगे, लेकिन ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है। ये वो मामला है, हर स्टेज पे उलझता ही गया है, चाहे वो कोर्ट केसेस हो, चाहे इंटरनल हो, कुछ भी हो। इसमें कोई भी गांठ खुली नहीं है, बल्कि और गांठें इसमें पड़ती गई हैं। इसमें टाइम अवश्य लगेगा, लेकिन मैं आशावादी हूँ, क्योंकि मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, तो हम इसको भी सुलझा लेंगे। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी गवर्निंग बॉडी करने की, वो हमने करी। उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट से शुरू करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी। उसका क्रिएशन हुआ है। अब वो जब डिपार्टमेंट बनेगा, ये डिपार्टमेंट जो लिवर ग्रसित पेशेंट्स है, एक्सक्लूसिव उन लोगों के लिए होगा। ये तो होगा उनके लिए, लेकिन इनको बनाने का एक मकसद है।
वो मकसद ये है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर प्रॉपरली शुरू हो सके। अगर आप दिल्ली में जाके लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो 40 लाख रुपए लगते हैं। जब मैं पीजीआई में था उसकी कीमत 10 से 12 लाख थी, 8 से 12 लाख थी। तो एक बार मैं बैठा था यहाँ के मंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के सामने, तो उनका कहना था 2-2 संस्थाएं हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए हम लोग देते हैं। एक को 700-800, दूसरों को लगभग 1000 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ को पेशेंट्स को सिर्फ किडनी को छोड़ के बाकी ट्रांसप्लांटेशन के लिए उन्होंने ये नहीं कहा लखनऊ के बाहर, उन्होंने कहा प्रदेश के बाहर जाना होता है। अगर आप देखें और उसको समझें, इसमें बहुत गहराई है। क्या हम कैपेबल नहीं हैं? आंसर इज यस, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। बस इसको शुरू करना है और अपनी मेहनत से इसको स्टार्ट करेंगे और योगदान देंगे कि प्रदेश का कोई भी मरीज जो है अगले साल के बाद में बाहर ना जाए। सबके ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो यहाँ पर हो। और सेंटर भी आ रहे हैं जिसमें प्रमुख है, जो कि पहले ही मेरे आने से पहले ही उसका अनाउंसमेंट हो गया था, एडवांस एंडोक्राइन एंड द डायबिटिक सेंटर। ये भी प्रदेश शासन की एक इच्छा है कि यहाँ पर एक डायबिटिक सेंटर हो, यानी कि कोई भी डायबिटीज़ मरीज जिसको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, चाहे आई रिलेटेड हो, चाहे फुट रिलेटेड हो या किसी तरह से हो, तो एक जगह जाके उसका इलाज हो सके, सारी फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रारूप बना रहे हैं। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि एडवांस ऑप्थेलॉजी सेंटर आ रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है हमारी इमरजेंसी मेडिसिन रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए। ग्राउंड +4 तक फुल है, उसके ऊपर 5 फ्लोर और जा सकते हैं। बाकी के 4 फ्लोर में हमने क्या करना है ये भी डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। कल हमने संस्थान की तरफ से, हालांकि प्रोग्राम पहले से ही ऑन था, एक बड़ा स्टेप लिया है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप का मतलब ये है कोई भी छोटी छोटी चीज़ आप बनाना चाहें बड़ी भी बना सकते हैं। जब हम कोविड हॉस्पिटल का निर्माण जब व्यवस्था कर रहे थे, उसको बना रहे थे, कुछ भी खरीदे तो कोई इंडियन मेड नहीं था, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, और यहाँ तक कि जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, वो भी बाहर का था। अगर आप देखें जिससे आप रोज़ थर्मामीटर से जो यूज़ करते हैं इंफ्रारेड, वो भी बाहर का है। तो इन सब चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट वाइज जो कर सकते हैं, जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं चाहता था कि अगर एंडोस्कोप में ये हमें मिल जाए तो हम कॉमन बाइल डक्ट में पहुंच जाएंगे। उसके 4-5 साल के बाद में मदर बेबी स्कोप आया, बहुत एडवांसमेंट हो गई हैं। यही छोटी छोटी एडवांसमेंट जो हैं अगर हम अपने संस्थान में कर लें तो इसमें एक तो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, वी कॉल इट द STPI, और है डिपार्टमेंट ऑफ द IT एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द SGPJ। SGPJ का इसमें क्या रोल है? SGPJ का एक तो रोल है कि हम उनको स्पेस दे रहे हैं, और दूसरी बात जो है SGPJ का है कि हमारी फैकल्टी और इवन द नर्सिंग स्टाफ नॉलेज देगी कि ये ऐसा करने से ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आज के समय में अगर मैं देखूं तो कोरोना काल में आज जिस जगह पे, जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, हम डिसीजन लेते हैं 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास इतने बेड नहीं है तो होम आइसोलेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी जो क्वेरी सामने आती है, जो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव हों, चाहे शासन हो, वो ये आती है कि मॉनिटर कैसे करोगे आप? एक छोटी सी डिवाइस अगर घर में पड़ी हो, बना दी जाए, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देख ले, रेस्पिरेटरी रेट भी देख ले, पल्स रेट भी देख ले, और उसको ट्रांसमिट कर दे ब्लूटूथ की तरह से, तो इनका मॉनिटरिंग हो सकती है। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। यहीं पे अगर हमारा सेंटर अगर यहाँ पे खुला होता तो शायद ये डिवाइस हमें आज उपलब्ध होती। अब आगे के चैलेंजेस हैं जो हम लोग करना चाहेंगे। ये मेरे खुद का वो नहीं है, बल्कि ये काफ़ी जो हमारे संकाय के सदस्य हैं उनसे मिलने के बाद है।
सबसे बड़ा चैलेंज तो हम जानते ही हैं कोविड वाला है, और उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं अब तक जो आपने करा है, इसके लिए जो अथक परिश्रम करा है। और मैं चाहता भी हूं कि ये सहयोग जो है बिना इंटरप्शन के आगे चलता रहे, जिससे कि हम सेवा करते रहें। सारा देश हमारी तरफ देख रहा है कोविड को हम कैसे करेंगे। सारा देश हमको कहता है कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। योद्धा तो हैं ही, अब काम करके भी हमको दिखाना होगा। मेरी डिज़ायर है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी तो मैंने बोला था लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर उसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बाकी के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हों, जैसे कि उसमें हार्ट एक आता है, लंग आता है, पैनक्रियास भी आता है, और इसके लिए ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत होगी। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए भी एक मुहिम छेड़ा जाए, और रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी एंड द नॉन फैकल्टी, उसके एडवर्टाइजमेंट जा चुके हैं। नॉन फैकल्टी के, फैकल्टी का जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है विद करेक्शंस इज रेडी एंड गोइंग टू बी ऑन द साइट विद इन फ्यू वीक्स। अगर हम देखें, बार बार एपिडेमिक्स आती हैं, कभी बर्ड फ्लू की आती है, कभी स्वाइन फ्लू की आती है, इस बार कोरोना वायरस की आई है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है, सो मैनी इन्फेक्शियस डिजीज, डेंगू पीछा नहीं छोड़ रहा है, मलेरिया है। So these are all challenges. Corona is not the first and the last. You can have again a novel virus or a novel infection also. I think लखनऊ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसके लिए एडवांस सेंटर होना चाहिए। अभी प्रपोजल नहीं गया, बना के जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड द वैक्सीन सेंटर। तो वैक्सीन डेवलपमेंट का भी कहीं पे होना चाहिए। पूरे देश में कोई डेजिग्नेटेड सेंटर अभी मेरे को नहीं मालूम है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सेंटर्स हैव टू कम अप ऑन दिस सॉइल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड द नंबर ऑफ द ओपीडी पेशेंट्स हैव बीन ग्रोइंग, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक एडिशनल ओपीडी ब्लॉक की भी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा, SGPGI इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। हम लोग जानते हैं इसको, लेकिन अभी तक ये स्टेटस जो है भारत सरकार से नहीं मिला है। उसके लिए हमें प्रोग्रेस करनी होगी, स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, स्टेटस बढ़ाना होगा। इस बार देखा तो NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, डिप डाउन फ्रॉम 4th to 5th। हमको बहुत कुछ करना होगा, कम से कम हम 5 से 3 पे तो जाएं, आफ्टर द एम्स एंड द PGI चंडीगढ़ जो पहले रहता था। तो वी हैव टू रिगेन द प्रीवियस पोजीशन एंड टू क्लाइंब फर्दर लेटर ऑन। यही मैं कहना चाहूँगा। आज के दिन जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे, उनको सम्मानित भी किया जाएगा इसके बाद में। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, we believe in VWE, not I, and we is equal to the team. Let us go and do everything with the spirit of a team. Jai Hind, Jai Bharat. Yes. भारत माता की जय, भारत माता की जय। बूस्टिंग एनर्जी के बाद हम लोगों का उत्साह और आगे बढ़ना स्वाभाविक है, और हम अपने संस्थान परिवार की तरफ से माननीय निदेशक महोदय को यह आश्वासन देना चाहेंगे कि हम संस्थान की प्रगति, तरक्की और उन्नति के लिए अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसी क्रम में मैं पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर निदेशक महोदय के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को, प्रोफेसर अमित अग्रवाल सर। थैंक यू सर। आज निदेशक महोदय ने एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि हमें टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप चलना चाहिए, और उसी प्रक्रिया में हम भी आज का कार्यक्रम, अपने पुरस्कार समारोह का सम्मान नीचे से क्रमवार ऊपर की ओर चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अपर निदेशक महोदय के कार्यालय में पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री अजय कुमार सिंह।
इसी दौरान दूसरा नाम है हमारे टेलीमेडिसिन के टेक्नीशियन श्री विजय कुमार यादव ने श्री राम सहाय सिंह यादव, श्री बंसीलाल, श्री तुलसी झा, श्री राजेश कुमार पाल, श्री लालता प्रसाद, श्री मुकेश सक्सेना, श्री वी श्रीधरन, श्रीमती नीलम खोखर, हनुमान शंकर त्रिपाठी, श्रीमती नारदी भट्ट, डॉक्टर हरेन कुमार। ये था हमारा आज का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी और अधिकारियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम। धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में एक संगीत में प्रस्तुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं निदेशक महोदय के अनुमति से आज का कार्यक्रम ही समाप्त करता हूँ।